नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के कैडर एलोकेशन पॉलिसी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में जो कैडर एलोकेशन की पॉलिसी होती है उसको कई लोग लेके काफ़ी चिंता व्यक्त करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर, इतना मेहनत करने के बाद, ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने के बाद, अगर हमें हमारी चॉइस की प्लेस ऑफ सर्विस नहीं मिले तो फिर हमें सर्विस करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप नेशन की सर्विस कर रहे हैं तो आपको अपनी आईज़ वाइड ओपन रखनी चाहिए और आपको जो भी कैडर मिले आपको उसको एक्सेप्ट करके अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसा क्यों कहा कि कोई राइट नहीं है पोस्टिंग का। आपको जो पोस्टिंग मिले आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आपको इसमें मैटर ऑफ राइट को नहीं ला सकते। लेकिन साथ ही साथ यूपीएससी ने 2017 में एक जोनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से कैडर एलोकेशन किया जाता है, कैसे आप डैप को फिल करते हैं और कैसे आपको कैडर एलोकेट होता है। अगर आपको अपना होम सर्विस कैडर चाहिए, होम कैडर चाहिए, अगर आपको कोई और कैडर चाहिए तो क्या उसके एलोकेशन के प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए शनमुल केस की। इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरला हाई कोर्ट की जजमेंट, जहाँ पे ये कहा गया था कि एक कैंडिडेट को अपनी चॉइस का कैडर दे देना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि चॉइस का कैडर यहाँ पे, या फिर जो जो कार्डर वो मांगे वो उसको दे देना चाहिए, ये पॉलिसी बिल्कुल ही ज़्यादा क्राइसिस और क्योस ले आएगी। इससे क्या होगा, हर कोई अपने अपने कार्डर डिमांड करने लगेगा और जो एक पूरी ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, उनके प्लेसमेंट की पॉलिसी है, पोस्टिंग की पॉलिसी है, वो काफ़ी इम्पैक्ट होगी। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या कोर्ट ने कहा और कैसे यूपीएससी इस कार्डर को एलोकेट करती है। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये अभी डिस्काउंट पे हैं, इनको आप अवेल कीजिए स्मार्ट हमारी ऐप से, साथ ही साथ वेबसाइट से। देखो, कोर्ट ने कहा सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको कोई राइट नहीं है अपने एलोकेशन डिमांड करने का। हाँ, बिल्कुल प्रेफरेंस वो दे सकते हैं जब वो डैफ भरते हैं। जब आप डिटेल फॉर्म भरेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको एक प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगा। आप एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है यूपीएससी को बता सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है ये मैटर ऑफ राइट नहीं बनता। लास्ट में डिस्पाइट ऑफ दैट ऑर्डर आपको जो भी सर्विसेज मिलेंगी आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आईज वाइड ओपन के साथ देश में कहीं पे भी सर्व करना पड़ेगा। यही यूपीएससी की बात है। इनफैक्ट कोर्ट ने यहाँ पे मंडल कमीशन को भी साइड करते हुए या मंडल केस को भी साइड करते हुए कहा कि लेटर से कोई पर्सन अगर अनरिजर्व वैकेंसी पे आ जाता है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है वो SC ST, लेटर से SC ST OBC का है, लेकिन यूपीएससी उसके सिलेक्शन को जब कर रही होती है और मेरिट्स उसके जनरल कैटेगरी के बराबर होते हैं तो उसको अनरिजर्व वैकेंसी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, किसी स्टूडेंट ने OBC कैटेगरी से रैंक अपनी निकाली है या फिर OBC कैटेगरी से उसने फॉर्म फिल किया था, लेकिन उसके मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी में काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो उसको जनरल सिलेक्शन माना जाएगा और एक OBC की सीट किसी और पीछे के OBC स्टूडेंट के लिए खाली हो जाएगी। एक मैटर ये। दूसरा, साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने, जहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसमें केरला हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप केरला का ऑर्डर दीजिए वुमेन IAS ऑफिसर को। ये गलत है, कोर्ट इस तरह की बात नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर कोई पर्सन SC ST है, ठीक है, OBC है, रिजर्व कैटेगरी से आता है और अपॉइंटमेंट के टाइम उसने कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है, तो फिर वो सर्विस एलोकेशन के टाइम वो नहीं ले सकता इस तरह के बेनिफिट्स। मतलब अगर आपने एग्जाम बिना कोटा के निकाला है, जनरल कोटा से निकाला है और आप किसी भी कोटा को बिलोंग करते हैं, तो बाद में आप इस कोटा की डिमांड नहीं करेंगे। वो तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, बाद में ऐसा कोई भी आपको राइट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यही कहा है कि जो कैडर एलोकेशन है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है। जो भी आपको कैडर मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी होम स्टेट हो, चाहे वो आपकी अदर स्टेट हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंसिडेंस ऑफ सर्विस है और इसी तरह से आपको सर्विस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपने देखा वुमेन काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है। वो कैट भी गई, वो चाहती थी कि उनको महाराष्ट्र के आउटसाइडर, मतलब जो उनको वैकेंसी मिल रही थी उसके बजाय उनको केरला का ऑर्डर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेंटर और IAS ऑफिसर दोनों इस वर्डिक्ट को चैलेंज भी किया था, केरला हाई कोर्ट ने इसको अलाउ किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। अब एग्जैक्टली बात ये आ जाती है कि कैडर एलोकेशन होता कैसे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है, किस तरह से ये कौन सा फॉर्मूला लगाती है यूपीएससी, कैसे आप लोगों को कैडर एलोकेट करती है। देखो, पहले क्या होता था, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम होता था। आप स्टेट्स को एक के बाद एक नंबर में लगा देते थे 2017 से पहले, और उसमें से जो स्टेट आप, मतलब जहाँ पे आप एलिजिबल होते थे, तो अगर वो आपकी एलिजिबिलिटी और प्रेफरेंस के साथ मैच करता था तो ठीक है, नहीं करता था तो यूपीएससी अपने हिसाब से कार्डर देती थी। लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन आता है DOPT द्वारा,
और उसमें कार्डर एलोकेशन पॉलिसी जो है वो चेंज की गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 जोन्स में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया गया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। अब इस जोन में स्टेट्स रख दिए गए कि इस जोन में ये सब स्टेट्स आएंगे, ठीक है, फिर जोन 2 में ये सब स्टेट्स आएंगे, 3 में ऐसे सब आएंगे। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपसे जोनल प्रेफरेंसेस ली जाती हैं। जैसे कि लेटेस्ट से जोन 1 में आपने, यहाँ पे आप जोन 1 के स्टेट्स देख रहे हैं, जोन 1 में आपसे कहा जाता है कि इसके प्रेफरेंस लगाओ कि भाई जोन 1 में मेरा प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर है, दूसरा प्रेफरेंस ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ऐसा आपको हर जोन में लगाना होता है। अब जब कार्डर एलोकेशन की पॉलिसी आती है, जब कार्डर एलोकेशन शुरू होता है तो आपकी रैंक देखी जाती है, रैंक के अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस देखा जाता है। तो पहले सबसे पहले ये कहा जाता है कि हर जोन के पहले प्रेफरेंस में आपको कार्डर एलोकेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का मेरा पहला प्रेफरेंस है और मुझे नहीं मिला, तो फिर जोन 2 का जो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा, लेटेस्ट से वो उड़ीसा है, तो ये मुझे देने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं मिलेगा तो अगर यहाँ गुजरात है तो ये देने की कोशिश की जाएगी, ये देने की कोशिश की जाएगी, ये देने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले सब जोन की पहली प्रेफरेंसेस मेरे लिए लोकेट करने की कोशिश की जाएंगी। जब वो पहली प्रेफरेंसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगी, फिर दूसरी प्रेफरेंसेस पे आएंगे, तीसरी पे आएंगे, इस तरह से प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, ठीक है। तो ये है एलोकेशन का फॉर्मूला पूरा जोनल फॉर्मेट में। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है मेथड, ठीक है। तो बहुत रेयर हो जाता है चांसेस कि आपने जो जोन भरा है आपको वो जोन मिले, फिर उस जोन में आपका जो पहली प्रेफरेंस है वही मिले। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैकेनिज्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बात यही आ जाती है बार बार कि मैटर ऑफ राइट नहीं है, जो भी जोन आपको मिलेगा आपको वहीं पे सर्विस करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि अगर बाद में LBS में लोग कार्डर बेस्ड मैरिज कर लेते हैं तो फिर लेटर से हस्बैंड वाइफ दो अलग अलग कार्डर से, हिमाचल से हस्बैंड जो है हिमाचल में सर्व कर रहे हैं, वाइफ जो उत्तराखंड में सर्व कर रहे हैं, तो दोनों एक सिंगल कार्डर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो सब मैटर्स अलग है, लेकिन यहाँ पे ये सब बाद में होता है। पहले ये है कि इसी तरह से जोन्स जो है वो एलोकेट, और जोन्स के अंदर जो कार्डर जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है, लेटस से आप ए स्टेट से हैं, आप बिलोंग ए स्टेट को करते हैं, लेटस से आप यूपी को बिलोंग करते हैं, और आपकी रैंक के हिसाब से और प्रेफरेंस के हिसाब से यूपी में आपका केस फॉल हो रहा है। तो यूपी में फिर ये देखा जाएगा कि इंटरनल वैकेंसी कितनी है। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो तरह की वैकेंसीज देखी जाती है। इंटरनल मतलब कि इंटरनल कैंडिडेट को जो यूपी का ही रहने वाला है उसको वहाँ सर्विस देना है, या फिर एक्सटर्नल मतलब कोई महाराष्ट्र का लड़का, बाहर का स्टूडेंट है, कोई बाहर का कैंडिडेट है, उसको यूपी में सर्विस देना है। तो ये देखा जाएगा कि ठीक है आप यूपी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, क्या यूपी में इंटरनल वैकेंसी है और आप इंटरनली यूपी को ही बिलोंग करते हैं, अगर है तो मिल जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वहाँ पे वैकेंसी होगी भी। तो ये वैकेंसीज भी दो तरह से क्रिएट होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो डिपेंड करता है कि आपकी जोन क्या है, जोन में आपका प्रेफरेंशियल स्टेट क्या है, प्रेफरेंशियल स्टेट में इंटरनल वैकेंसी है नहीं है, ठीक है। आप इंटरनल हैं और वैकेंसी नहीं है तो नहीं मिलेगा, आप इंटरनल है और वैकेंसी है तो मिल जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये पूरा का पूरा, कि होम कार्डर एलोकेशन को लेके भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, रैंक ठीक ठाक है, लेकिन क्या होता है कि जब तक उनका नंबर आता है लेटर से वो पुलिस सर्विसेज में, अब वो यूपी को ही बिलोंग करते हैं, और जब तक उनकी रैंक लेटर से 200, 100 जो भी है, अब उस रैंक के आते आते यूपी में एक इंटरनल वैकेंसी बची होती है तो उनको मिल जाएगी, और नहीं बची होगी तो जहाँ पे भी वैकेंसी होगी वो मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से गैम्बल वाला मैकेनिज्म हो गया। कहने की बात है कि एक साइंटिफिक फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कैसे लोकेशन हो रहा होता है। तो इनसाइडर वैकेंसी, आउटसाइडर वैकेंसी का खेल है, जोनल वैकेंसीज का खेल है, फिर कार्डर वैकेंसी का खेल है, फिर होम कार्डर का इशू है। तो ये बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो एक के साथ एक क्लब हो जाते हैं, और फाइनली जो कार्डर है वो डिसाइड होती है। तो यूजुअली कैसा होता है कि लोग मान रहे होते हैं कि मुझे ये स्टेट मिल जाएगा, लेकिन जब कार्डर मिलता है तो फिर वो एंटायरली एक दूसरा ही स्टेट होता है जिसमें वो सर्व नहीं करना चाहता। तो देखो आशा यही है कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैटर नहीं करता आप देश में कहाँ सर्व कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप देश को सर्व कर रहे हैं। तो इसी के साथ क्लास ये बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।